हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने इनलेट ऑफ थोरैक्स को खत्म किया था और इस वीडियो के अंदर अपन आउटलेट ऑफ थोरैक्स को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपन ने देखा था कि जो थोरैक्स है वो एक इरेगुलरली शेप्ड सिलेंडर है। ठीक है, तो उसके अंदर एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है और एक वॉल्स होती है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर। तो इनलेट तो अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ने वाले आउटलेट। ठीक है, और ये आउटलेट होता है उसको अंदर की तरफ से डायफ्राम कवर कर लेता है, पूरा का पूरा क्लोज करता है, और वो भी अपन इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो जो इनलेट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है और सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, मगर जो आउटलेट होता है वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, लाइक बड़ा होता है थोड़ा, और वो नीचे की तरफ इंफीरियरली प्रेजेंट होता है। तो आउटलेट ऑफ थोरैक्स, अब देखो मान लो कोई भी स्ट्रक्चर जिसको थोरैक्स से एब्डोमेन के अंदर जाना है या फिर एब्डोमेन से जिसको थोरैक्स के अंदर आना है, वो वाया आउटलेट ऑफ थोरैक्स ही आएगा। ठीक है, और इस आउटलेट ऑफ थोरैक्स की कुछ मार्जिन्स होती है। ठीक है, और कवर्ड होता है वो डायफ्राम से। तो हमें मार्जिन्स ऑफ द आउटलेट ऑफ थोरैक्स पढ़ेंगे और वो जो डायफ्राम से कवर हो रहा है वो डायफ्राम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आउटलेट ऑफ थोरैक्स सेपरेट्स द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, फिर इसकी मार्जिन्स जो होती है वो बोन्स से बनती है, कार्टिलेज से बनती है और लिगामेंट से बनती है। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है ना। फिर इट इज क्लोज्ड बाय डायफ्राम। अब ये मार्जिन्स जो होती है अपनी आउटलेट ऑफ थोरैक्स की, उनको क्लोज कर देता है डायफ्राम। अपन थोड़ी देर में सारा का सारा देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन देखेंगे आउटलेट ऑफ थोरैक्स की बाउंड्रीज। ठीक है, तो बाउंड्रीज के अंदर तुम देखो तो देखो ये है अपना जिफर्ड प्रोसेस। ठीक है, जिफर्ड प्रोसेस के बाद में ये अपना कोस्टल मार्जिन है। ठीक है, जहां पे ये अपने कोस्टल कार्टिलेजेस है। ठीक है, लोअर 6 रिब्स के, और फिर ये रिब्स खुद है। ठीक है, लोअर 6 रिब्स। फिर पीछे की तरफ जाते हैं तो ये अपना T12 थोरैसिक वर्टेब्रा आ जाता है। ठीक है, लास्ट जो थोरैसिक वर्टेब्रा यहीं पे आके खत्म हो जाता है इसके लोअर बॉर्डर पे। तो बाउंड्रीज के अंदर एंटीरियर बाउंड्री क्या होगा, जिफर्ड प्रोसेस होगा, और एक एंगल होता है, देखो उसको बोलते हैं हम इंफ्रास्टर्नल एंगल। देखो ये स्टर्नम है, स्टर्नम जहां खत्म हो जाता है वहां पे ये जो एंगल बनता है ना, ये देखो ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलते हैं हम इंफ्रास्टर्नल एंगल। ठीक है, बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन, ये दो कोस्टल मार्जिन के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम इंफ्रास्टर्नल एंगल। तो जिफर्ड प्रोसेस और इंफ्रास्टर्नल एंगल बना देता है इसकी एंटीरियर बाउंड्री। ठीक है, पोस्टीरियर बाउंड्री क्या बनाएगा, T12 थोरैसिक वर्टेब्रा। ठीक है, तो T12 थोरैसिक वर्टेब्रा इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना देता है। फिर ऑन ईच साइड, दोनों साइड के अंदर क्या होगी, अब रिब्स ही होती है दोनों तरफ, तो रिब्स होती है जो नीचे की तरफ है, तो रिब्स 7 से लेकर 12 रिब्स जो है वो अपनी दोनों साइड की मार्जिन बना देती है। तो ये अपना आउटलेट ऑफ थोरैक्स की मार्जिन तो देख ली। अब इस आउटलेट ऑफ थोरैक्स को कवर करता है एक मस्कुलो टेंडनस स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, अब इस डायफ्राम के अंदर तुम देखो तो ये पहली बात तो ये कवर करता है मार्जिन ऑफ द आउटलेट ऑफ थोरैक्स को, या फिर इट क्लोजेस द आउटलेट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, उसको क्लोज कर देता है। फिर अब इस डायफ्राम के एक तरह की ये मसल ही है। अब मसल के अंदर क्या होता है, एक टेंडन होता है और एक मसल होती है। ठीक है, तो मस्कुलो टेंडनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायफ्राम के अंदर क्या होता है कि अपनी जो मसल जो है वो ओरिजिनेट होती है साइड से, मार्जिन से ओरिजिनेट होती है, फिर वो बीच की तरफ क्या करती है, कन्वर्ज करती है दोनों तरफ से। ठीक है, और एक डोम शेप बनाती है। ठीक है, तो डोम शेप्ड होती है और वो कन्वर्ज करती है बीच की तरफ, और बीच के अंदर एक सेंट्रल टेंडन होता है। ठीक है, वो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे आके सारे के सारी ये इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ओरिजिनेट होती है साइड में और वो बीच के अंदर आके वो इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, सो इट्स मसल फाइबर्स अराइज रेडियली फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द आउटलेट। ठीक है, आउटलेट के मार्जिन से ये रेडियली मतलब कि ओरिजिनेट होती है। ठीक है, फिर ये कन्वर्ज करते हैं सेंटर के अंदर इनटू द लार्ज सेंट्रल टेंडन। ठीक है, तो लार्ज सेंट्रल टेंडन के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं, हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये तो हो गया। फिर उसके बाद डायफ्राम इज अ डोम शेप्ड मसल, और डोम शेप्ड है, और इसके अंदर जो राइट डोम है वो हायर होता है देन द लेफ्ट डोम। देखो दो डोम्स होते हैं ना, एक ये राइट डोम होता है और एक ही थोड़ा सा छोटा सा लेफ्ट डोम होता है। तो राइट डोम थोड़ा सा स्लाइटली हायर होता है लेफ्ट डोम से। ठीक है, फिर ये देखो ये तुम्हारी चारों तरफ यहाँ पे ये जो लाल लाल लिख रखा है ना, ये पूरी मार्जिन से यहाँ पे ये ओरिजिनेट हो रही है और ये जाके इंसर्ट हो रही है यहाँ पे बीच में सेंट्रल टेंडन है वहां पे जाके। ठीक है, चलो तो अब डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम का काम होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करना। तो जब इंस्पायरेशन, जब अपन सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है, अपनी जो थोरैसिक कैविटी है ना उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे बढ़ता है, ये देखो ये डायफ्राम अगर नीचे की तरफ आएगा तो ये थोरैक्स के अंदर जो कैविटी है वो बढ़ जाएगी ना, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो ये डोम की जो हाइट है ना वो डिक्रीज होती है, और डोम की हाइट जब डिक्रीज होती है तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मैं बोल सकता हूँ कि एब्डोमेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है नीचे की तरफ, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रेशराइज होते हैं, मगर थोरैक्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। मतलब एब्डोमेन की वॉल्यूम कम होती है, थोरैक्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, उसका भी एक अभी आगे देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो डायफ्राम जो है व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द हाइट ऑफ द डोम डिक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स इंक्रीजेस। ठीक है, अब
डायफ्राम के बारे में हम पहले ना ये ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, ये तो हम जो भी मसल आती है उसके ऊपर शॉर्ट में बताता हूँ, ये तो लिखते ही हैं अपन। पर उससे पहले मैं तुम्हें डायफ्राम के बारे में जो भी इन जनरल बेसिक आइडिया जो तुम्हें होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यही अपन वैसे थोड़ी देर में पढ़ने वाले, तो पहले समझा देता हूँ, फिर मैं तुम्हें उसकी थ्योरी दिखाता हूँ, ठीक है। और एक और चीज है कि जो डायफ्राम है उसके अंदर कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो भी थोरैक्स के स्ट्रक्चर्स है वो एब्डोमेन के अंदर आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसको थोरैक्स से एब्डोमेन में आना है तो उसके पास दो ऑप्शन ही है ना, बीच में अगर डायफ्राम आ रखा है, पूरा क्लोज कर रखा है डायफ्राम ने आउटलेट ऑफ थोरैक्स को, तो दो ही चीजें हैं, या तो वो डायफ्राम को पियर्स करके आए, ठीक है, या फिर डायफ्राम और पीछे की तरफ जो लिगामेंट्स है उनके बीच में अगर मान लो थोड़ी सी जगह बच जाए तो वहां से होके आ सकते हैं पोस्टीरियरली, ठीक है। तो अपन थोड़ी देर में देखते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको पूरे के पूरे एटलस की इमेज को समझते हैं और इससे हमें थोड़ा बेसिक आइडिया लगेगा। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसके अंदर अपन नीचे से देख रहे हैं, लाइक काट के ट्रांसवर्स सेक्शन आउटलेट ऑफ थोरैक्स के लेवल पे काट के हम नीचे से देख रहे हैं उसको, ठीक है ना, इंफीरियर व्यू है। अब देखो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो मसल है तुम्हें लाल लाल दिख रही है, ये मसल अपनी है डायफ्राम, ठीक है। अब ये मसल जो है वो अपनी ओरिजिनेट होती है मार्जिन से, ठीक है, और ये इंसर्ट होती है बीच में रेडियली, ये मतलब सेंट्रल में आके ये कन्वर्ज हो जाती है पूरी की पूरी मसल, और ये बीच में आके ये जो सेंट्रल टेंडन दिख रहा है तुम्हें, ये वाइट वाइट, इस सेंट्रल टेंडन पे आके इंसर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मार्जिन से, इंसर्ट कहाँ होती है, बीच में सेंट्रल टेंडन पे, ठीक है। अब देखो मार्जिन को देखते हैं हम, बीच में ये हो गई जिफॉइड प्रोसेस अपनी, ठीक है। जिफॉइड प्रोसेस के बाद में यहाँ पे अपनी ये कोस्टल मार्जिन है पूरी की पूरी। फिर उसके बाद पीछे की तरफ आते हैं हम, जब पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपन को दो लिगामेंट्स दिखते हैं, ये देखो, ठीक है, ये आर्क बना रहे हैं तो इसलिए इनको बोलते हैं आर्कुएट लिगामेंट्स, ठीक है ना। अब जो लिगामेंट अपना मीडियल साइड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, और जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, दोनों तरफ प्रेजेंट है ये। अब ये जो लिगामेंट्स है ना, ये डायफ्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट डायफ्राम जो है वो ओरिजिनेट होता है इनसे, ठीक है ना, इन लिगामेंट से। तो ये लिगामेंट कैसे बनते हैं और ये लिगामेंट्स क्या है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें इसके पीछे की तरफ जो मसल्स प्रेजेंट है वो जाननी होगी, ठीक है। तो डायफ्राम जो है उसके पीछे से कुछ मसल्स निकलती है और जो लोअर लिम्ब के अंदर भी जाती है अपने, ठीक है। तो ये जो सॉस मेजर मसल है ना, ठीक है, अपन लोअर लिम्ब में पढ़ते हैं, ये एब्डोमेन में भी पढ़ेंगे, तो ये सॉस मेजर मसल जो है वो अपनी डायफ्राम के पीछे से निकलती है, ठीक है। और इस सॉस मेजर को कवर करने के लिए एक फेशिया होता है जो उसको चारों तरफ से कवर कर लेता है, सॉस मेजर को, डी फेशिया, और उसको बोलते हैं हम सॉस मेजर फेशिया। तो सॉस मेजर फेशिया जो होता है ना, वो इस लेवल पे थोड़ा सा थिकन हो जाता है, थोड़ा सा कंडेंस होकर थिक हो जाता है और उसको एक लिगामेंट बना देता है, उसको बोलते हैं मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। तो ये लिगामेंट जो है डायफ्राम का पार्ट नहीं है, ये फेशिया का पार्ट है, ठीक है, जो कि एक लिगामेंट बना देता है। फिर अपन देखते हैं लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। तो जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है वो भी सेम है, जो इसके पीछे की तरफ मसल प्रेजेंट है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, उस क्वाड्रेटस लंबोरम का ही जो फेशिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया, या फिर इसको हम थोरैकोलंबर फेशिया भी बोलते हैं ना। थोरैकोलंबर फेशिया पे यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन आता है, वो अपन एब्डोमेन के अंदर इंपॉर्टेंट है, उसको हम वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अब ये जो थोरैकोलंबर फेशिया या फिर हम क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया, जो कि क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को कवर कर रहा है, उसको वो क्या करता है, वो कंडेंस हो जाता है, और वो कंडेंस होकर एक मतलब मोटा सा लिगामेंट बना देता है, उसको बोलते हैं हम लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब ये दोनों लिगामेंट जो है ना, जैसे देखो ये लिगामेंट तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों, इस लिगामेंट के बीच में थोड़ी जगह दिख रही है ना तुम्हें पीछे से आने के लिए, तो इस जगह से एक तो मसल आती है पूरी की पूरी, ये जो मसल दिख रही है तुम्हें इस तरफ लिखली हुई दिख रही है, और कुछ वेसल्स भी साथ साथ में आ जाती है, कुछ आर्टरीज, नर्व्स और वेन्स आ जाती है। तो ये भी अपन देखते हैं थोड़ी देर में। तो अब डायफ्राम की ओरिजिन इंसर्शन हमें समझ में आ गया कि ये पूरी की पूरी मार्जिन से, फिर यहाँ पे ये लिगामेंट्स जो है उनसे ओरिजिनेट होता है, और फिर ये अपना वर्टेब्रल कॉलम से ओरिजिनेट हो रहा है, ये तो इसका ओरिजिन हो गया। फिर इंसर्शन बीच में सेंट्रल टेंडन पे, ठीक है। अब कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट है जिससे हम थोरैक्स से एब्डोमेन में आ सकते हैं, वो ओपनिंग्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ी ओपनिंग, कुछ मेजर ओपनिंग्स होती है और कुछ माइनर ओपनिंग्स होती है, मतलब कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती है। तो मेजर ओपनिंग्स जो लार्ज ओपनिंग्स होती है, तो उसके अंदर 3 मेजर लार्ज ओपनिंग्स है अपनी। पहले ये देखो, ये बीच में तुम्हें दिख रही है, ये अपनी वेना कावल ओपनिंग, ठीक है, और ये अपनी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट में प्रेजेंट है। मतलब देखो ये कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट में प्रेजेंट होना और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट में प्रेजेंट होना, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। देखो अब फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने जो भी मतलब अब इंफीरियर वेना कावा है उसको अपने हार्ट के अंदर जाना है। अब अगर मान लो मसल के बीच में प्रेजेंट होती, ठीक है, मसल के बीच में प्रेजेंट होती है, तो अगर मान लो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती तो क्या होता है कि वो इंफीरियर वेना कावा को दबाती, ठीक है। एक मेजर ब्लड वेसल अपनी इंफीरियर वेना कावा जैसी जो हार्ट में ब्लड को पोर कर रही है अपनी पूरी लोअर बॉडी से, अगर वो मान लो दब जाए, ठीक है, वो कोलैप्स हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो वो मसल के बीच में प्रेजेंट होना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए भगवान ने हमको उसको इस सेंट्रल टेंडन के अंदर उसकी ओपनिंग दी है, ठीक है, ताकि अगर मान लो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो रिलैक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सेंट्रल टेंडन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है अपनी इंफीरियर वेना कावा, और ये इसको बोलते हैं हम वेना कावल ओपनिंग, ठीक है। ये होगी वेना कावल ओपनिंग। अब वेना कावल ओपनिंग के बाद जो दूसरी जो ओपनिंग है उसको बोल देते हैं हम इसोफेजियल ओपनिंग,
और ये इसोफेजियल ओपनिंग अगर तुम देखो तो ये प्रेजेंट है अपनी मस्कुलर पार्ट के अंदर, ठीक है। अब देखो, इससे पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जो डायफ्राम जो है उसकी दो एक्सटेंशंस होती है। ये डायफ्राम जो है उसकी दो एक्सटेंशंस होती है जो कि नीचे की तरफ एक्सटेंड करती है, ठीक है, वर्टेब्रा के ऊपर, जो अपने लंबार वर्टेब्रा उनके ऊपर एक्सटेंड करती है, और उनको बोलते हैं हम क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, ठीक है। तो राइट साइड में राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है। राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम की लॉन्गर देन द लेफ्ट क्रस्ट होता है, देखो लंबा दिख रहा है तुम्हें ये, और ये लेफ्ट क्रस्ट छोटा है। और देखो राइट क्रस्ट ही जो है वो पीछे की तरफ जाता है और ये इसोफेजियल ओपनिंग को कवर कर लेता है, देखो ठीक है ना। राइट क्रस्ट ही तो जा रहा है ऊपर की तरफ और फोल्ड हो रहा है, तो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम जो है वो अपना सराउंड भी करता है इसोफेजियल ओपनिंग को, ठीक है। फिर ये दोनों के दोनों क्रस्ट जो है अपने वो लंबार वर्टेब्रा पे एक्सटेंड करते हैं। फिर एक और चीज है कि जो अपना नर्व सप्लाई है ना डायफ्राम की, तो नर्व्स जो है डायफ्राम को, जो नर्व डायफ्राम जो है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है फ्रेनिक। तो डायफ्राम्स को जो नर्व सप्लाई करती है उनको बोलते हैं हम फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है। तो दो फ्रेनिक नर्व्स होती है अपनी, सर्वाइकल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती है और नीचे की तरफ आती है। एक को बोलते हैं हम राइट फ्रेनिक नर्व, एक को लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ठीक है। तो ये देखो ये फ्रेनिक नर्व निकल रही है, ये तो एक तरह से हम बोलते हैं कि वेना कवल ओपनिंग से ही निकल रही है, ठीक है, राइट फ्रेनिक नर्व तो। और ये देखो तुम पूरे के पूरे डायफ्राम को नीचे की तरफ से सप्लाई कर देती है, ठीक है। और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो है वो मतलब वो पियर्स कर देती है डायफ्राम को, डायरेक्ट मसल को पियर्स करके बाहर आती है, ठीक है, और वो पीछे की तरफ सप्लाई करती है। तो अगर तुम ध्यान दो, ये दोनों नर्व्स के बारे में पता चल गया कि जो तुम्हारी डायफ्राम है उसको सप्लाई करने के लिए जो नर्व होती है उसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व पेयर में होती है, एक राइट फ्रेनिक नर्व होगी, एक लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होगी। तो तुम अगर ध्यान दो तो ये जो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम है वो ऐसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम को इधर से ये जो नर्व आ रही है राइट फ्रेनिक नर्व वो भी सप्लाई कर रही है, और इधर से ये जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आ रही है वो भी सप्लाई कर रही है इसकी फोल्डिंग को। तो राइट क्रस्ट को लेफ्ट और राइट फ्रेनिक नर्व दोनों सप्लाई करती है, मगर जो लेफ्ट क्रस्ट है उसको केवल और केवल लेफ्ट फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है, ये बता रहा था मैं, ठीक है। तो राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम इज सप्लाइड बाय बोथ राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें इसके अंदर मोर और लेस सब कुछ बता ही दिया, ठीक है, कि इसको इस ओपनिंग को हम वेना कवल ओपनिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन इसोफेजियल ओपनिंग, और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ जो है और इसको सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। फिर अपनी फ्रेनिक नर्व्स अपन ने देख ली। फिर देखो अब पीछे की तरफ डायफ्राम के पोस्टीरियरली ये वाली ओपनिंग प्रेजेंट होती है दो क्रस्ट के बीच में, ठीक है, राइट और लेफ्ट क्रस्ट के बीच में यहाँ पे ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इसको बोलते हैं हम ऑर्टिक ओपनिंग, और इससे ऑर्टा पास होता है, ठीक है ना। और एक तरह से ऑर्टा भी अपन देखो तो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट में प्रेजेंट है ना, लाइक ये डायफ्राम के पास प्रेजेंट ही नहीं है, डायफ्राम के पीछे प्रेजेंट है एक तरह से, तो ये भी अफेक्ट नहीं होता है अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर रिलैक्स होता है। मगर एक चीज जो इसोफेगस है वो अफेक्ट होता है डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से और डायफ्राम के रिलीज होने से, और उसका अफेक्ट होना जरूरी है, वो अपन थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। चलो फिर मैंने तुम्हें बताया कि जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है वो थिकनिंग है या फिर कंडेंसेशन ऑफ द सॉस मेजर फेशिया है, और जो ये लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है इट इज अ थिकनिंग और कंडेंसेशन ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम फेशिया या फिर थोरैकोलंबर फेशिया, ठीक है। बाकी अब अपन ने मेजर ओपनिंग्स देख ली इस डायग्राम के अंदर, अब अपन थोड़ी सी माइनर ओपनिंग्स देख लेते हैं जहां से अपने कुछ स्ट्रक्चर्स है जो थोरैक्स से एब्डोमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो माइनर ओपनिंग्स के अंदर एक तो अपना यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी, ठीक है। इसके थ्रू भी अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन आती है। अपन ने जब इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के बारे में पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि इंटरनल थोरैसिक आर्टरी होती है वो अपनी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है। सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है तो वो क्या करती है, नीचे की तरफ आती है ना, ठीक है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, तो लास्ट में दो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है ना। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी में अलग से लेक्चर भी आएगा, तो टर्मिनेट होती है दो ब्रांचेस के अंदर, एक मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और एक होती है अपनी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो अपने एब्डोमेन के अंदर आती है और एब्डोमेन के अंदर आती है वाया दिस फोरामेन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी। तो ये एक तरह का स्मॉल ओपनिंग है जो कि डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट है। फिर फर्दर दो तीन और स्मॉल ओपनिंग्स है, उनको देख लेते हैं। तो देखो अगर कोई स्ट्रक्चर को थोरैक्स एब्डोमेन में आना तो वो एक और जगह से आ सकता है, दैट इज मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से या फिर अपना लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से। तो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट के पीछे से एक अपना सिंपैथेटिक ट्रंक आता है, ठीक है, और जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है उसके नीचे से अपनी सब कोस्टल आर्टरीज वेन्स और नर्व्स आती है, ठीक है। देखो होता ऐसा है कि अपने जो मतलब जैसे अपनी जितनी भी अपनी रिब्स होती है ना, उन रिब्स के बीच में जो भी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम इंटरकोस्टल स्पेसेस, ठीक है। ओपन अगला लेक्चर उसके ऊपर आने वाला है। और इंटरकोस्टल स्पेसेस के अंदर जो नर्व्स आर्टरी और वेन चलती है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल नर्व, इंटरकोस्टल वेन, इंटरकोस्टल आर्टरी, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है ना, ये वेन पहले प्रेजेंट होती है फिर आर्टरी फिर नर्व, ठीक है, अपन देखेंगे अगले वीडियो के अंदर डिटेल में। तो ये वैन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मान लो अब ये जब तक रिब्स के अंदर थे तब तक तुमने इसको बोल दिया था कि इंटरकोस्टल वेन आर्टरी और नर्व, ठीक है। बट जैसे ही वो अब 12th रिब को क्रॉस कर गए ना, यहाँ पे तो अपन थोरैक्स को खत्म कर रहे हैं, तो उसके नीचे जो अब रिब्स के नीचे चले गए तो उसको क्या बोलेंगे हम, सब कोस्टल, ठीक है। तो सब कोस्टल आर्टरी वेन और नर्व, ठीक है, ये वाली नीचे की तरफ से आएगी और यहाँ पे सप्लाई करेगी जो भी इसके नीचे वाला रीजन होता है उसको, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम सब कोस्टल वेन आर्टरी और नर्व है, ठीक है। ये वैन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऐसे,
तो ये भी अपन ने देख लिया कि जो कुछ माइनर ओपनिंग्स है वो कौन कौन सी है। 3 माइनर ओपनिंग्स भी देखी अपन ने अभी भी, और भी होती है कुछ कुछ, जैसे यहाँ पे ये देखो ये लेफ्ट फ्रेनिक नर्व भी तो इसको पियर्स करके आ रही है, तो ये भी माइनर ओपनिंग ही होगी। बट जो मेन थी वो अपन ने देख ली, दैट इज फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी बिहाइंड द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड बिहाइंड द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये कुछ माइनर ओपनिंग्स हो गई। और इनके अंदर से क्या क्या पास होता है वो भी बता दिया मैंने। तो इस पिक्चर के अंदर इतना ही देखना था। अब हम वापस चलते हैं ऊपर की तरफ और हम पढ़ते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से होता है, मैंने बताया तुम्हें कि कोस्टल मार्जिन से ओरिजिनेट होती है, जिसके अंदर ज़िफॉइड प्रोसेस है, फिर लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस है और लोअर 6 रिब्स है, फिर मीडियल एंड लेटरल आर्कुएट लिगामेंट से भी ओरिजिनेट होता है, फिर L1 से लेकर L3 वर्टेब्रा से भी ओरिजिनेट होता है। इंसर्शन होता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पे, ठीक है। नर्व सप्लाई बाय बोथ राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है, जो कि फ्रेनिक नर्व जो होती है वो ओरिजिनेट होती है अपनी सर्वाइकल प्लेक्सिस से। C3, C4 और C5 एक फोटो है मेरे पास अभी पीछे, मैं दिखाऊंगा तुम्हें फ्रेनिक नर्व की। और फ्रेनिक वर्ड जो है वो डायफ्राम से रिलेटेड होता है, जहां पे भी फ्रेनिक वर्ड आएगा मतलब वो डायफ्राम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर एक्शन पता ही अपन को, हेल्प्स इन ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन के अंदर हेल्प करता है। जब हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम का जो डोम है वो उसकी हाइट कम होती है और थोरैक्स की जो वॉल्यूम है बढ़ती है और हम इंस्पायरेशन करते हैं। तो ये अपन ने ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन देख लिया, ठीक है। तो मसल आती है डायफ्राम, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है और उसके अंदर ये सब लिखना तुम्हें, वरना आउटलेट ऑफ थोरैक्स के ऊपर काफी ज्यादा शॉर्ट नोट आता है और वो तुम्हें पूरे के पूरा लिखना, जो मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपन ने इतना देख लिया, इसके बाद अपन देखते हैं अब ओपनिंग्स इन डायफ्राम, ठीक है। अब डायफ्राम के अंदर जो ओपनिंग्स है उनका हम देखते हैं कि इफ देयर इज एनी स्ट्रक्चर विच हैज टू पास फ्रॉम थोरैक्स से एब्डोमेन, तो इट हैज टू आइदर पियर्स द डायफ्राम और इट हैज टू गो पोस्टीरियर टू द डायफ्राम, ठीक है। सो द स्ट्रक्चर्स आइदर पियर्स और पास पोस्टीरियरली टू द डायफ्राम। अब मैंने बताया कि 3 अपनी लार्ज ओपनिंग्स है या फिर मेजर ओपनिंग्स है और कुछ छोटी मोटी ओपनिंग्स भी है। तो लार्ज ओपनिंग्स के अंदर हमने 3 ओपनिंग्स देखी और उसकी ट्रिक है वॉइस ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद रखना तुम्हें, पहला वीना कवल ओपनिंग, सेकंड इसोफिजियल ओपनिंग और तीसरा आर्टिक ओपनिंग। और इसके अंदर तुम लेवल्स भी याद रखना कि लेवल्स जो है इसके स्पाइनल लेवल्स, दैट इज T8, T10 और T12, ठीक है। ऐसे याद रखना, वॉइस ऑफ अमेरिका और 8, 10 और 12, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये स्पाइनल लेवल्स जो है वो पूछते हैं टीचर्स और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से वर्टेब्रल लेवल पे कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ये ना लाइक डायफ्राम सीधा नहीं प्रेजेंट है ना, डायफ्राम थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, तो हर एक ओपनिंग जो है वो अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी ये दोनों ओपनिंग पियर्स कर रही है डायरेक्ट डायफ्राम को, और ये वाली ओपनिंग जो है उसके अंदर हम पोस्टीरियरली पास कर रहे हैं डायफ्राम से, मैंने बताया थोड़ी देर पहले तुमको। फिर स्मॉल ओपनिंग्स के अंदर मैंने तुम्हें 3 ओपनिंग्स बताई, फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी बिलो द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट एंड बिलो द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है। और इन मीडियल आर्कुएट और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से अपनी मसल्स, ठीक है, या फिर इनके पीछे से मसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स जा सकती है, जगह होती है थोड़ी सी। इतना सब देखने के बाद अब अपन जो भी मैंने तुम्हें बताया उस सबको तुम्हें एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ मार्जिन्स बना देते हैं। ये हो गई अपना डायफ्राम, मतलब डायफ्राम पूरा का पूरा बना देते हैं, जिसके अंदर ये अपना डायफ्राम की मार्जिन्स है, जिसके अंदर ये अपना लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बनाया, फिर मीडियल आर्कुएट लिगामेंट बनाया, फिर ये अपना राइट क्रस्ट बनाया, फिर ये लेफ्ट क्रस्ट बनाया जो कि थोड़ा सा छोटा है, और फिर ये वापस से मीडियल और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट बना दी। तो एक तरह से बाउंड्री बना दी अपन ने। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है पूरी मसल, ठीक है, और वो बीच में आके सेंट्रल के अंदर आके इंसर्ट होती है टू द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो ये सेंट्रल टेंडन बना दिया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया कि 3 मेन ओपनिंग्स है, तो एक सेंट्रल टेंडन के अंदर ही है, उसको बोलते हैं वेना कवल ओपनिंग, ठीक है। फिर एक अपना मस्कुलर पार्ट के अंदर है जो कि जिसको ये राइट क्रस्ट जो है वो सराउंड करता है ऐसे, वो है अपनी इसोफेजियल ओपनिंग। और फिर 2 क्रस्ट के बीच में एक ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग पूरी की पूरी इसको बोलते हैं हम आर्टिक ओपनिंग, ठीक है। इन ओपनिंग से क्या क्या पास होता है वो अपन को देखना है, पर उससे पहले अपन माइनर ओपनिंग्स को खत्म करते हैं पहले। तो माइनर ओपनिंग्स के अंदर 3 है, पहले तो फोरामेन ऑफ मॉर्गैग्नी, और उससे क्या क्या पास होता है, उससे कंटेंट है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड वीन, ठीक है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बोल लो, तो वो उसका कंटेंट है, खत्म। और तुम्हें पता ही सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसका ब्रांच है, इसकी टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, जो अपन बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। फिर अपन ये देख लेते हैं कि जो मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है उसके नीचे से अपनी सिंपैथेटिक चेन पास होती है, तो ये होगी इसके नीचे का कंटेंट। और फिर जो अपना लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है वो उसके नीचे से अपने सबकोस्टल वेन, सबकोस्टल आर्टरी और सबकोस्टल नर्व पास होती है, वैन स्ट्रक्चर्स, तो उसके नीचे का भी हमने कंटेंट देख लिया, ठीक है, बिलो द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब अपन मेजर ओपनिंग्स देख लेते हैं। मेजर ओपनिंग्स के अंदर सबसे पहले अपनी है वेना कवल ओपनिंग, ठीक है, ये अपनी वेना कवल ओपनिंग है। अब वेना कवल ओपनिंग से देखो, अब जितना भी अपने लोअर बॉडी का ब्लड है ना वो इंफीरियर वेना कवा ट्रेन करती है अपनी हार्ट के अंदर। तो इंफीरियर वेना कवा को जब अपने थोरैक्स के अंदर आना होता है तो वाया दिस फोरामेन आता है और उसको बोलते हैं वेना कवल ओपनिंग। अब वेना कवल ओपनिंग के अंदर 2 कंटेंट है इसके, एक है वेना कवा और एक है राइट फ्रेनिक नर्व। ये देखो मैं तुम्हें बताता हूँ,
पहले ए नंबर पे पहली जो लार्ज ओपनिंग है, लार्ज ओपनिंग के बारे में तो अलग से लिखना है, वो है अपना वीना कावल ओपनिंग पहली। इट इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम दैट इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। ठीक है, मैंने बताया नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये कोलैप्स हो सकती है, राइट। ये इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, तो अब देखो होता ऐसा है कि अपनी जो फ्रेनिक नर्व्स होती है ना, उसका मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखो ये अपना फ्रेनिक नर्व्स का डायग्राम। ठीक है, अभी फ्रेनिक नर्व्स जो होती है अपनी, वो अपनी सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है इधर की तरफ। ठीक है, अपन ने पढ़ा नहीं अभी तक, पर सर्वाइकल प्लेक्सिस जैसे अपने ब्रेकियल प्लेक्सिस है, लंबार प्लेक्सिस है, वैसे ही सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है। और सर्वाइकल प्लेक्सिस से अपनी ओरिजिनेट होती है एक नर्व जिसको बोलते हैं हम फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। तो C3, C4 और C5 इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ से ये नर्व आती है ऐसे और इधर से आती है इस तरफ से। तो अगर तुम ध्यान दो तो हार्ट कुछ अपना इस तरीके से प्रेजेंट होता है, देखो इस तरीके से ना। तो ये जो राइट वाली है वो तो सीधा का सीधा अपना सुपीरियर वेना कावा के पास आती है, और वो उसी के साथ साथ नीचे आ जाती है। और यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा लगा होता है तो उसके साथ साथ ही नीचे जाएगी ना, और ये डायफ्राम के नीचे की तरफ जाके सप्लाई करेगी। मगर जो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है ना, वो नीचे की तरफ आएगी, बट ये एक तरह से सीधा नहीं है ना, ये इसको थोड़ा सा टेढ़ा होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, और वो इस तरफ आ जाएगी, और वो डायफ्राम को डायरेक्ट पियर्स करके ही फिर नीचे की तरफ जाती है, मैंने बताया तुम्हें। ठीक है, तो इंफीरियर वेना कावा यहाँ से आएगी, और यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा का जो अपना ओपनिंग होगा, ठीक है, वेना कावा ओपनिंग जिसको बोलते हैं, उसके अंदर दो कंटेंट होंगे, अब तुम ध्यान दो। तो एक तो इंफीरियर वेना कावा खुद, और दूसरा राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो ये बता रहा था मैं तुम्हें। तो कंटेंट क्या क्या है, एक तो इंफीरियर वेना कावा और दूसरा राइट फ्रेनिक नर्व। चलो, तो अपन ने देख लिया वेना कावा ओपनिंग तो देख लिया अपन ने। वेना कावा ओपनिंग के अंदर दो कंटेंट, वेना कावा और राइट फ्रेनिक नर्व। फिर अगली ओपनिंग अपनी इसोफेजियल ओपनिंग। इसोफेजियल ओपनिंग के अंदर क्या क्या होगा अपना, एक तो इसोफेगस होगा। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया कि इसोफेगस जो होता है अपने हेड एंड नेक के अंदर मेन जो क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है, और वो अपन हेड एंड नेक में पढ़ेंगे। तो क्रेनियल नर्व्स में से एक 10th क्रेनियल नर्व है जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, और वेगस नर्व ही एक ऐसी नर्व है या फिर एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो कि हेड एंड नेक को छोड़ती है, और वो थोरैक्स और एब्डोमेन में आती है। ठीक है, मेजर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक है ना, ये अपने पूरे एब्डोमेन वगैरह की, थोरैक्स की। तो ये वेगस नर्व आती है नीचे की तरफ। ठीक है, वेगस नर्व आई, अब ये थोरैक्स में इसोफेगस के साथ साथ चलती है। ठीक है, बट ये जब थोरैक्स को पियर्स करके अंदर जाती, नीचे की तरफ जाती है एब्डोमेन के अंदर, तो वो वहां जाके वो गैस्ट्रिक नर्व बन जाती है, उसका नाम चेंज होके, पर वो बाद में पढ़ेंगे अपन। बट ये अब जैसे ये इसोफेगस के साथ साथ चलती है, फिर ये क्या करती है, इसोफेजियल ओपनिंग के थ्रू ही एब्डोमेन के अंदर जाती है। ठीक है, चलो, तो अपने क्या होगा, और ये वेगस नर्व भी दो में होती है अपनी, राइट और लेफ्ट वेगस नर्व दो होती है, तो ये दोनों की दोनों अपनी क्या करेगी, इसोफेजियल ओपनिंग के अंदर से ही ट्रेवल करेगी। तो एक तो अपना इसोफेगस हो गया, दूसरा अपना राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपन जब एब्डोमेन पढ़ेंगे ना, तो एब्डोमेन के अंदर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीलिएक ट्रंक, वो अपन पढ़ेंगे एब्डोमेन के अंदर ही। सीलिएक ट्रंक जो है वो अपनी पूरे के पूरे एब्डोमेन को सप्लाई कर रही है, ब्लड सप्लाई। ठीक है ना, मेजर वन ऑफ द मेजर ब्लड सप्लाई है एब्डोमेन की। इस सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, और वो ब्रांचेस जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे जो स्टमक को सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, जैसे अपना सीलिएक ट्रंक है, ठीक है, ऑर्टा की ब्रांच होती है वो सीलिएक ट्रंक। तो ठीक है, तो ये ऑर्टा से सीलिएक ट्रंक निकलती है, और फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अपन वहाँ पढ़ेंगे वापस से। ठीक है, पर अभी तो मैं वैसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कौन सी ब्रांच है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है जो कि अपना इसोफेगस को भी सप्लाई कर देती है, थोड़ा सा इसोफेगस के लोअर मोस्ट पार्ट को। तो वो जो इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, वो भी पार्ट बन जाता है इसोफेजियल ओपनिंग का। ठीक है, क्योंकि वो लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस को सप्लाई करने के लिए, मतलब ब्लड सप्लाई करने के लिए आती है। तो इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो अपन ने देख लिया कि इसोफेजियल ओपनिंग जो है इट इज सराउंडेड बाय द राइट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, मैंने बताया था। फिर इट्स कंटेंट्स आर इसोफेगस, इसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व। जहां पे राइट और लेफ्ट वेगस नर्व के बारे में तुमको ये लिखना है कि ये मेजर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई अपनी बॉडी की, ओनली क्रेनियल नर्व दैट लीव्स द हेड एंड नेक एंड गो टू द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व है, दे लीव हेड एंड नेक एंड दे रन विद द इसोफेगस, और फिर स्टमक में आके दे बिकम्स गैस्ट्रिक नर्व्स। ठीक है, और गैस्ट्रिक नर्व्स हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसोफेजियल ओपनिंग के बारे में एक और बात है। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्यों ये मस्कुलर पार्ट में प्रेजेंट होना जरूरी है। देखो, अपन को भगवान ने जो इसोफेजियल ओपनिंग है वो मस्कुलर पार्ट में दी है। उसके रीजन ये है कि देखो, जब अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अपन सांस लेते हैं, ठीक है, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो डोम से वो नीचे की तरफ गए, और अपना जो स्टमक है जस्ट नीचे प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये स्टमक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि दबेगा वो। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से दबेगा। तो स्टमक के अंदर मान लो खाना प्रेजेंट है, ठीक है, तो खाना क्या होगा, रिजर्जिटेट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो वापस से बैकवर्ड मूवमेंट करेगा। लाइक अगर दबेगा, मान लो बलून है, उसको हम दबाते हैं, ठीक है, तो बलून का जो कंटेंट है वापस ऊपर आएगा ना। तो वैसे ही स्टमक का जो कंटेंट है वो ऊपर आने की कोशिश करता है वापस इसोफेगस के अंदर। ठीक है, मगर उस इसोफेगस को डायफ्राम दबा देता है।
ठीक है ना, क्योंकि डायफ्राम एक मस्कुलर पार्ट है, तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इसोफेगस को मस्कुलर पार्ट बनेगा उसको दबा देता है, तो दब जाता है तो खाना जो ऊपर आने की कोशिश करता है वापस से, या फिर जो भी स्टमक का कंटेंट है वो वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, उसमें एसिड हो सकता है, खाना हो सकता है, तो वो इसोफेगस को हर्ट ना करे और वापस ऊपर ना आए। ठीक है, तो उस चीज को रोकने के लिए डायफ्राम जो है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इसोफेगस को दबा देता है, जिसकी वजह से फूड ऊपर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसका फायदा है। तो esophageal opening is present in the muscular part of the diaphragm to contract esophagus during the inspiration to prevent regurgitation or coming up of stomach content in the esophagus। ठीक है, अब ये क्यों होता है? Because during inspiration diaphragm goes down and pressurize abdomen, स्टमक को प्रेशराइज करता है causing food to go up। ये हो गया अपना esophageal opening के बारे में। अब लास्ट ओपनिंग अपन देखने वाले दैट इज ऑर्टिक ओपनिंग। ऑर्टिक ओपनिंग लास्ट है, और ऑर्टिक ओपनिंग के बारे में अपन ने पहले तो देखा कि ये राइट और लेफ्ट क्रस्ट के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अब ऑर्टिक ओपनिंग के अंदर क्या होगा? पहले तो ऑर्टा होगा, मेन जो उसका कंटेंट है वो। दूसरा देखो, अब ऑर्टिक ओपनिंग मैंने दिखाया ना तुम्हें सेंटर में प्रेजेंट है, देखो ये ना सेंटर के अंदर है। तो अपन ने एक मतलब कि पढ़ा था ना अपने इंट्रोडक्शन के अंदर की जो स्टर्नल एंगल है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो थोरेसिक डक्ट है वो अपनी मेन लिम्फेटिक डक्ट है अपनी पूरी की पूरी बॉडी की। ठीक है, वन ऑफ द मेन। ठीक है, 75% से ऊपर तक का वो लिम्फ ड्रेन करती है अपने अंदर, तो वो मिड लाइन में ट्रैवल करती है, पीछे की तरफ ट्रैवल करती है। ठीक है, मैं आगे दिखा रहा हूँ अभी। तो मिड लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, स्टर्नल एंगल पे लाके वो लेफ्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट नोट भी आएगा, मतलब अपन लेक्चर लेंगे थोरेसिक डक्ट का, बट मैं ये बता रहा हूँ कि थोरेसिक डक्ट बीच में चलती है पीछे की तरफ, तो वो भी इस ऑर्टिक ओपनिंग के थ्रू ही ऊपर की तरफ जाती है। तो एक तो इसका हो गया ऑर्टा, दूसरा हो गया थोरेसिक डक्ट, और तीसरा है अजाइगस वेन। ठीक है, अजाइगस वेन जो होती है ना अपनी इंटरकोस्टल जो वेन्स होती है उनको ड्रेन करती है। ठीक है, और वो सुपीरियर वेना के अंदर कुछ जगह ड्रेन कर जाती है। तो ये मेजर अपनी वेन जो है, वन ऑफ द मेजर वेन है वो है अजाइगस वेन, और अजाइगस वेन के ऊपर भी अलग से लेक्चर आएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऑर्टिक ओपनिंग जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं कंटेंट्स? एक तो ऑर्टा है, फिर अपना थोरेसिक डक्ट है, और अजाइगस वेन है। ठीक है, और ऑर्टिक ओपनिंग जो है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। अब एक अजाइगस वेन होती है और एक होती है हेमिअजाइगस वेन। तो हेमिअजाइगस वेन कहाँ प्रेजेंट होती है? हेमिअजाइगस वेन कभी कभी अपनी ऑर्टिक ओपनिंग के अंदर ही प्रेजेंट होती है, बट कभी कभी ये लेफ्ट क्रस्ट, मतलब मेजोरिटी ऑफ टाइम में लेफ्ट क्रस्ट को ही पियर्स करती है। ठीक है ना, पियर्स करके जाती है। तो ये भी एक तरह से माइनर ओपनिंग का पार्ट हो गया लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी तो हेमिअजाइगस वेन पास करती है, तो लिखना है नहीं लिखना तुम देख लेना। हेमिअजाइगस वेन जो होती है वो लेफ्ट क्रस्ट को पियर्स करती हुई जाती है, कभी कभी ये ऑर्टिक ओपनिंग के थ्रू भी जा सकती है। तो ये अपन ने पूरा का पूरा देख लिया। अब मान लो आउटलेट ऑफ थोरैक्स के ऊपर शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो तुम्हें ये सारा का सारा लिखना है। ठीक है, पहले तो बाउंड्रीज लिखनी है तुम्हें, फिर डायफ्राम के बारे में लिखना है, और डायफ्राम के ऊपर खुद पे शॉर्ट नोट तो बहुत बार आता है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एब्डोमेन का वॉल्स ऑफ थोरैक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो डायफ्राम के बारे में तुम्हें लिखना है, फिर उसका ऑरिजिन लिखना है, फिर इंसर्शन लिखना है, फिर नर्व सप्लाई लिखनी है, फिर एक्शन लिखना है तुम्हें उसका। ठीक है, फिर ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों डायफ्राम की ओपनिंग्स लिखना। वाइवा के अंदर तुमसे ये लेवल्स भी पूछ सकते हैं टीचर। फिर स्मॉल ओपनिंग्स के अंदर तुम 3-4 लिख दो, बहुत है। फिर तुम ये वाला पूरा का पूरा डायग्राम बनाना। ठीक है, और ये थ्योरी इसकी लिख देना पूरी की पूरी। तो आउटलेट ऑफ थोरैक्स या फिर डायफ्राम में तुम्हें इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी, और तुम्हें एग्जाम के लिए जो कंटेंट चाहिए वो भी बन गया होगा। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है मैं पिछले लेक्चर और इस वाले लेक्चर का पीडीएफ एक साथ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद अपन पढ़ने वाले इंटरकोस्टल स्पेसिस, इंटरकोस्टल मसल्स, नर्व्स, वेसल्स, वो सब पढ़ने वाले हैं, उनका लेक्चर आने वाला है। और इंटरकोस्टल स्पेसिस और इंटरकोस्टल मसल्स को देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।